नमस्कार दोस्तों, मैं दुर्गेश आप तमाम दोस्तों का फिर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं इस बायोलॉजी के स्पेशल क्लास में हर एक दिन एक नए डोज के साथ मैं उपस्थित हूं और मैं कुछ न कुछ नया लेकर आता हूं। जैसा कि आप सब जान रहे हैं, मैं जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन की कड़ी को आगे बढ़ा रहा हूं और इसी को मैं अभी पूरा ये अगर देखा जाए तो 12th बेसिस पर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और इन्हीं के ऊपर मैं अभी वीडियो बना रहा हूं। और जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन जो है एक अहम टॉपिक है और अहम टॉपिक के साथ साथ इसमें प्रश्न भी बहुत ज़्यादा पूछता है, इसीलिए मैं इसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। मैं आज फिर एक नए टॉपिक में आपको बताने वाला हूँ मित्रों, रेगुलेशन एंड एक्सप्रेशन ऑफ जीन इन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स सेल्स। देखते होंगे कि मुख्यतः जो है सेल दो प्रकार के होते हैं। अब दो प्रकार के सेल कौन कौन है? एक होते हैं यूकैरियोटिक सेल, एक होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। जैसे यूकैरियोटिक सेल के अंदर देखिएगा तो केंद्रक जो है गोलाकार होता है, सही है। और वही प्रोकैरियोटिक की बात करूं तो उनके अंदर जो केंद्रक होता है वो इंसिपिएंट होता है, असत्य केंद्रक हुआ करता है, असत्य केंद्रक हुआ करता है। तो एक्सप्रेशन का मतलब होता है हाव भाव, सही है, अभिव्यक्ति करना, सही है। उसके बाद रेगुलेशन है, उसका नियामक कैसे होता है, कैसे उसको कंट्रोलिंग किया जाता है, जीन को कैसे कंट्रोलिंग किया जाता है, इसी के ऊपर मैं अभी चर्चा करूंगा यूकैरियोटिक जीव में और प्रोकैरियोटिक जीव में, सही है। यूकैरियोटिक जीव में जैसे हम लोग हो गए, सही है, वगैरह, और प्रोकैरियोटिक जीव जैसे कि मान लीजिए किंगडम मोरेरा के अंतर्गत जो भी मान लीजिए जीव मुख्यतः जिसके अंदर जो इंसिपिएंट केंद्रक पाया जाता है और सत्य केंद्रक पाया जाता है, तो वो जीव जो है प्रोकैरियोटिक्स में आते हैं। और यूकैरियोटिक्स में जिसमें ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है, सत्य केंद्रक होता है, सही है, तो उन जीव को हम लोग प्राय यूकैरियोट्स कहते हैं। तो जीन की अभिव्यक्ति, सही है, किस तरह से होता है इसको समझने के लिए मेंडल साहब ने एक टर्म लाया जिसको हम लोग कहते हैं फैक्टर, सही है। फैक्टर जैसे कि मैं लिखा हूं, फैक्टर को हिंदी में कहते हैं कारक। मित्रों समझिएगा, ये फैक्टर है, इसको हम लोग कहते हैं कारक, सही है। तो कौन सा, विच वन इज द फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द जीन एक्सप्रेशंस इन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोटिक्स जीव, सही है, मैंने ऐसा कौन सा कारक है, सही है। मेंडल ने कहा कि कोई फैक्टर है, तो कौन सा फैक्टर है, सही है, तो फैक्टर है जीन। जीन एक ऐसी कारक है जिसके वजह से जो है जीवों का निर्धारण होता है, जीव जो अपने गुणों का निर्धारण करता है। इसको जानने के लिए डब्ल्यू एन जोहानसन ने 1909 में, सही है, डब्ल्यू एन जोहानसन ने 1909 में, सही है, जीन को लाया, सही है। जीन को कैसे लाया? जैसे कि मान लीजिए ये क्रोमोजोम है, मित्रों समझिएगा, ये क्रोमोजोम है। क्रोमोजोम के अंदर जो है नेटवर्क ऑफ क्रोमेटिन ढेर भरे रहते हैं, सही है, ये नेटवर्क ऑफ क्रोमेटिन रहते हैं, सही है। इसके ऊपर प्रोटीन के एक लेयर लगे रहते हैं, सही है। ये मान लीजिए प्रोटीन के, ये ऊपर में प्रोटीन के लेयर है, ये प्रोटीन है। और इसके अंदर जो है अगर इसको मान लीजिए थोड़े थोड़े पार्ट्स में अगर तोड़ दिया जाए, ऐसे थोड़े थोड़े पार्ट में G1, G2, ये G3, ये G4, सही है, तो अलग अलग जीन बन जाता है, सही है। इसको रिसर्च किया, इन्होंने बताया फैक्टर जो था, कौन सा फैक्टर था, तो जीन बहुत बड़ा फैक्टर है, मेंडल साहब ने बताया। तो इसकी जांच प्रति के लिए, जांच की प्रक्रिया के लिए बाद में फिर 1909 ईस्वी में, सही है, जॉनसन ने भी डीएनए को देखा, सही है। उसके बाद टी.एच. बॉबेरी आए, W.S. सटन आए, टी.एच. बॉबेरी मैंने इसको पहले ही लिख दिया, मेंशन कर दिया है, W.S. सटन आए से, इन लोगों ने, सही है, 1902 में इन्होंने एक जो जीन की जो अभिव्यक्ति का सिद्धांत दिया मेंडल साहब ने, उसका एक्सप्लेनेशन किया कि वास्तव में सही बात है, जीन ही कारक है जिसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। वैसे मैं आपको बता दूं मित्रों, सही है, कि हम मनुष्य में जो है लगभग 25,000 से 30,000 के आसपास जीन पाया जाता है और इन जीनों की अभिव्यक्ति जो है विविध तरीके से होती है, सही है। हमने कई दिन चर्चा किया है कि जीन की अभिव्यक्ति सिर्फ, सही है, जीन की अभिव्यक्ति कई तरह से होता है और किस किस तरह से होता है मैं उसके ऊपर अभी चर्चा कर रहा हूँ, बहुत डिटेल से बताऊंगा। जैसे मान लीजिए, सही है, कोई जीव का निर्धारण हो रहा है, सही है, तो कोई जीव जो है कोई जीव यहाँ आया, सही है, तो पृथ्वी पर आया, सही है, तो जीव आया है, तो जीवों की उत्पत्ति के लिए, सही है, कौन सा कारक जिम्मेवार है, तो जीन की अभिव्यक्ति के लिए कौन सा कारक है। जिस प्रकार मान लीजिए जैसे कि हमारे बॉडी में आंख बनना है, सही है, तो आंख बनेगा तो आंख के लिए कौन सा जीन जिम्मेवार है, और वह जीन जो है आंख की अभिव्यक्ति करता, आंख का एक्सप्रेशन दिखाता, सही है। और क्योंकि उनके अंदर, सही है, आंख बनने के लिए जो जीन इन्फॉर्मेशन जो भरे होते हैं एक सेल के अंदर, सही है, वो अभिव्यक्ति अपने आप को दिखाता, वो एक्सप्रेशन दिखाता, सही है, तो व्यक्ति के अंदर आंख बन जाता है। कौन सा ऐसा जीन फैक्टर है जो व्यक्ति के अंदर हार्ट बनाता है, सही है, कोई तो ऐसा फैक्टर है जो व्यक्ति के अंदर, सही है, टीथ का निर्माण करता है, से ब्रेन का निर्माण करता है, किडनी का निर्माण करता है, इंटेस्टाइन का निर्माण करता है, से छोटी आंत का निर्माण करता है, बड़ी आंत का निर्माण करता है। ऐसे देखे जाए तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं, सही है, जिनके कारण जो है हमारे शरीर में विविध शरीर की रचनाओं का निर्माण होता है। और जीन जो है अपने रेगुलेशन से, जीन अपने नियामक कार्यों को कर कर से
नियामक कार्यों को कर कर अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त करता से, और रेगुलेशन को दिखाते हुए, अपने एक्सप्रेशन को दिखाते हुए जीन पर कंट्रोलिंग करके मतलब जीवों में जो है मुख्यतः वो बताता है कि जीव जो है प्रोकैरियोट्स है या फिर यूकैरियोट्स है, किस नियामक बिंदु पर वो कार्य करता है, जिस बिंदु के लिए अगर देखा जाए तो जीन सबसे बड़ा फैक्टर होता है। और इस जीन फैक्टर के कारण जो है मतलब जीव जो है अपने अपने गुण को निर्धारित करता है। तो इसी को जो मेंडल ने फैक्टर दिया, उसी टी.एच. बोवेरी और W.S. सटन ने जीन के फैक्टर को फिर से रिफाइनिंग किया सही है, और इन्होंने कहा कि हाँ ये नाइट्रोजिनस बेस का कंपाउंड है जो न्यूक्लियोटाइड में से मुख्यतः नाइट्रोजिनस बेस का ये मतलब पदार्थ है सही है, और यह क्रोमोजोम पर मतलब स्थित रहता सही है, और क्रोमोजोम पर स्थित होकर जब क्रोमोजोम के छोटे छोटे पार्ट्स को बांट दिया जाता सही है तो जीन बन जाता है, और वह जीन जो है मतलब डीएनए के टुकड़े को मतलब मुख्यतः कहा जाए वो जीन होता है, और वह जीन की अभिव्यक्ति जो है फिर अलग तरह से करता है। जैसे कि मैं अभी बताया हूं, अगले एनिमेशन में मैं लिखा हूं कि एक जीन में जो है लगभग 1,000 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। वैसे हमने क्या बताया था कि एक मनुष्य के जीन में लगभग 25,000 से 30,000 के आसपास जीन रहते हैं, और सारे जीन का अलग अलग फंक्शन है सही है। मैं इसके ऊपर मैं अगले वीडियो में मैं बात करूंगा, बताऊंगा। एक बहुत बड़ा छोटा सा टॉपिक, मतलब बहुत बड़ा कहा जाए छोटा सा टॉपिक एक है सही है, HGP ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट परियोजना सही है, मानव जीनोम परियोजना। मैं इसके ऊपर अगले दिन वीडियो बनाऊंगा सही है, तो मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या होता है इस पर। तो एक जीन में देखा जाए सही है, जीन एक फैक्टर में देखा जाए तो कम से कम 1,000 न्यूक्लियोटाइड होते हैं सही है। अब कहा यह जाए कि जीन को किस तरह से परिभाषित किया जाए, जीन है क्या सही है। तो मैंने बोला कि जीन जो है वह डीएनए का टुकड़ा है, और डीएनए के टुकड़ा को हम लोग जीन कहते हैं, और डीएनए रहता कहाँ तो क्रोमोजोम पर स्थित रहता है मुख्यतः। और मैं इसकी अगर बात करूं तो एक वैज्ञानिक का नाम था उसका एस बेंजर, लगभग 1962 ईस्वी में जीन को कुछ अलग तरह से परिभाषित किया सही है, और जीन को मतलब 3 यूनिट के रूप में बांट लिया, और तीनों यूनिट को रखकर से जीन का एक्सप्रेशन उन्होंने मतलब जीन को परिभाषित किया, जीन को डिफाइन किया सही है। तो जीन है क्या सही है, अगर देखा जाए तो जीन की क्रियात्मक इकाई जो प्रोटीन संश्लेषण को निर्देशित करता है, जीन की एक छोटी सी क्रियात्मक इकाई जो प्रोटीन के संश्लेषण के लिए निर्देशित करता है, उसको हम लोग कहते हैं सिस्ट्रोन। सिस्ट्रोन जीन की एक छोटी सी इकाई में अगर बात करूं तो उसको हम लोग कहते हैं सिस्ट्रोन से, जो प्रोटीन के बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो प्रोटीन संश्लेषण के लिए भाग लेता है, वो होता है सिस्ट्रोन। अगर मैं दूसरे की बात करूं तो एक होता है रिकॉम्बिनेशन सही, रिकॉम्बिनेशन हम लोग कहते हैं, मैंने रिकॉम्बिनेशन के अगर यूनिट की बात करें, इकाई की बात करें तो उसको हम लोग कहेंगे रिकोन। रिकोन कहते हैं, रिकोन, जो ये भी मतलब मुख्यतः प्रोटीन बनाने के लिए संश्लेषण के लिए जो है भाग लेती है। अगर मैं वहीं अगर तीसरे चीज की बात करूं तो एक आता है वर्ड म्यूटेशन से, उत्परिवर्तन जिसको हम लोग कहते हैं सही। तो उत्परिवर्तन की छोटी सी इकाई जो होती है म्यूटोन कहलाती है, म्यूटोन कहलाती है। तो इस प्रकार मैंने जीन की परिभाषा एस बेंजर साहब ने से 1962 में जो है प्रपोज किया से, क्या प्रपोज किया उन्होंने ये कहा कि जीन जो है वह सिस्टोन, रिकोन और म्यूटोन से तीनों की इकाई है, तीनों को मिलाकर से जीन को परिभाषित किया गया, और जीन की परिभाषा को मुख्यतः लाया गया। जिस प्रकार मैंने अभी आपको दिखाया से कि जीन जो है तीनों का मतलब मिलता जुलता रूप, मतलब सिस्टोन, रिकोन और म्यूटोन को एक साथ लाकर से इन्होंने जीन को डिफाइन किया और जीन को परिभाषित कर दिया और दिखाया। मतलब ये क्यों, ये रिस्पॉन्सिबल किसके लिए हुए, प्रोटीन के बनाने के लिए जो है रिस्पॉन्सिबल होती है। तो ये जीन की एक छोटी सी इकाई होती है। अब मैं चर्चा करता हूं से कि जीन का एक्सप्रेशन या मान लीजिए रेगुलेशन जो है प्रोकैरियोट्स जीव में कैसे होती है सही है। एक जीव है, नाम है इसका इस्चेरिचिया कोलाई, ये हमारे छोटी आंत में रहता है, इस्चेरिचिया कोलाई मतलब साइंटिफिक नेम है, इसे शॉर्ट में इकोलाई, इधर मैं लिख दिया हूं, शॉर्ट में इसे इकोलाई भी कहते हैं, इकोलाई। इन पर काफ़ी परीक्षण भी किया गया, बहुत सारा परीक्षण किया गया। इकोलाई तो मतलब ऐसा बैक्टीरिया है जो हमारे शरीर में छोटी आंत में रहता है और मुख्यतः जो है मतलब यूजफुल कंडीशन को ये निभाता है, यूजफुल कंडीशन को फुलफिल करता है, सही है, हमारे लिए लाभदायक भूमिकाओं को निभाता है, इस्चेरिचिया कोलाई सही है। तो इस इस्चेरिचिया कोलाई पर बहुत सारा परीक्षण किया गया सही है, और प्रोकैरियोट्स में बताया गया कि जीन का एक्सप्रेशन से जीन अपना कैसे हाव भाव दिखाता और जीन अपने मतलब प्रोकैरियोट्स में रेगुलेशन कैसे करता, नियमक कैसे करता, नियंत्रण कैसे करता है। तो इसके लिए एक वर्ड आया, सबसे पहले अगर देखा जाए तो 3 तरह से मैं इसको भी डिफाइन करूंगा। पहला वर्ड हमने लिया है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है रूपांतरण, सही है। तो रूपांतरण क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन क्या है,
बैक्टीरिया में जो डीएनए पाया जाता है, जो डीएनए का स्ट्रैंड होता है, यह डीएनए का स्ट्रैंड क्या होता है, एक डीएनए के स्ट्रैंड से दूसरे डीएनए के स्ट्रैंड में रूपांतरित हो जाता है बैक्टीरिया मुख्यतः। सही है, मैंने जैसा कि दिखाया बैक्टीरिया का जो डीएनए होता है वह एक स्ट्रैंड से दूसरे स्ट्रैंड में रूपांतरित हो जाता है, चला जाता है, जिस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। वही अगर मान लीजिए हम लोग ट्रांसडक्शन की बात करें, संवहन की बात करें, तो यह संवहन जो है मुख्यतः बैक्टीरियोफेज, हिंदी में इसको हम लोग कहते हैं जीवाणुभोजी। सही है, मतलब जीवाणुभोजी, वैसा वायरस पार्टिकल्स जो बैक्टीरिया को खा जाता है, सही है, उसको हम लोग कहते हैं जीवाणुभोजी या बैक्टीरियोफेज कहते हैं हम लोग। सही है, तो क्या करता है बैक्टीरिया फेज जो है, बैक्टीरियोफेज वायरस जो होती है वह जिसमें बैक्टीरिया में मतलब डीएनए रहता है, वो उस बैक्टीरिया को क्या करता है, यह दूसरे बैक्टीरिया में परिवर्तित कर देता है। उस बैक्टीरिया के डीएनए को अंदर से बैक्टीरियोफेज के माध्यम से जब वो अपना सी मतलब फाइबर जो है टेल फाइबर से देखा जाए उसके अंदर पैर रहता रेंगने वाला, वो अंदर बैक्टीरिया पर डालकर से अपना संपूर्ण डीएनए उस बैक्टीरिया में डाल देता है और पूर्ण रूप से जो है उसको जो है बैक्टीरिया में परिवर्तित करके से रूपांतरित कर देता है। तो प्राय मतलब उनके माध्यम से सुई की तरह डीएनए को अंदर चुभा देता है, सही है, बैक्टीरियोफेज उस बैक्टीरिया में। सही है, तो बैक्टीरिया जो है रूपांतरित हो जाता है। प्राय तो इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं ट्रांसडक्शन में देखा जाए तो बैक्टीरियोफेज जीवाणु का ही प्राय इस्तेमाल किया जाता है, विषाणु का ही, ठीक है। और वही मैं अगर कंजुगेशन की बात करूं तो कंजुगेशन को हिंदी में हम लोग कहते हैं संवहन। संवहन में कंजुगेशन में क्या होता है, मुख्यतः जो है दो जीवाणु भाग लेता है। सही है, एक जीवाणु जो है डोनर का काम करता है और दूसरा जो है रेसिपिएंट का काम करता है, मतलब एक दाता हो गया एक ग्राही हो गई। सही है, तो दाता और ग्राही में क्या होता है, सही है, दाता और ग्राही में मुख्यतः देखिएगा एक जो है मतलब कहा जाए तो पॉजिटिव फैक्टर का और एक निगेटिव फैक्टर का होता है। सही है, तो जो बैक्टीरिया से डोनर होता है वह अपना डीएनए जो है रेसिपिएंट को दे देता है, मतलब वो डोनर बैक्टीरिया जो है डीएनए को क्या करता है, रेसिपिएंट को दे देता है, ग्राही को दे देता है। सही है, और ये डोनर बैक्टीरिया जब उसको डीएनए को दे देता है, सही है, रेसिपिएंट को दे देता है, तो डोनर बैक्टीरिया जो है रेसिपिएंट के तरह से ग्राही की तरह अपने कार्य को, अपने डीएनए के एक्सप्रेशन को हाव भाव को व्यक्त करता है। सही है, तो इस प्रकार जो है संयुग्मन की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है। सही है, तो देखा जाए तो मुख्यतः जो है जीन का एक्सप्रेशन प्रोकैरियोट्स में जो है इसी 3 प्रोसेस के माध्यम से होता है और बैक्टीरिया जो है मतलब इस्चेरिशिया कोलाई के माध्यम से इन पर जो है कई प्रयोगों के द्वारा जो है इनको साबित किया गया कि जीन के एक्सप्रेशन में जो है मुख्यतः ये रोल निभाता है। वहीं देखा जाए तो बहुत सारे जीन्स ऐसे होते हैं जो मतलब जीन कूदते रहते हैं। सही है, जिनको हम लोग पढ़ा है जंपिंग जीन भी कहते हैं। जंपिंग जीन जिस तरह से कार्य होता है हमारे शरीर में, बॉडी में जिस तरह से नियामक किया जाता है उस तरह से वो जीन जंप करके से अपने कार्य का अनुबंध करता है। सही है, वही अगर मैं बात करूं कुछ एक मैं मैटर पर थोड़ी सी बात करता हूं से, जैसे कि मान लीजिए जिस समय बीजों का अंकुरन के लिए जो एंजाइम जिम्मेवार होता है, जो मान लीजिए मतलब केमिकल्स जिम्मेवार होते हैं, अगर मान लीजिए वह पौधा फूल बनाता है तो जरूरी नहीं है कि फूल के वक्त से ही वही एंजाइम वो कार्य करेगा। मित्रों समझिएगा, मतलब जब फूल बनने के लिए जिस एंजाइम की या मान लीजिए जिस केमिकल की आवश्यकता होती है वह उसी समय वो कार्य करता है। सही है, ना कि वो मान लीजिए अंकुरन के समय जो चीज़ों की जरूरत हो उनके समय वो कार्य करेगा। तो अभिव्यक्ति हर एक समय अपना अपना अभिव्यक्ति अलग अलग दिखाता है। तो जिस समय पौधे में फल बनने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, पौधा फल बनाने के लिए से, तो फल के लिए जो जीन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वही जीन सक्रिय होती है और जिस जीन की सक्रियता नहीं होती है वह जाकर रेस्ट करने लगता है। सही है, तो मतलब मुख्यतः अगर देखा जाए तो जीन की अभिव्यक्ति के लिए से जिस समय जिस जीवों के जिस प्रकार जिस अंग के बनने के लिए जो जीन जिम्मेवार होता है वो जीन अपनी अभिव्यक्ति को शो करता है, जिसकी अभिव्यक्ति नहीं होती वो जीन अपनी अभिव्यक्ति को शो नहीं करता। सही है, वो अपने रेस्टलेस स्टेज में वो बैठा रहता है। ये छोटी सी बात मैंने आपको दिखाया। सही है, वहीं अगर मैं बात करूं, अगर मैं देखूं तीसरे मैटर पर बात करूं तो अगर देखा जाए जीन एक्सप्रेशन इन प्रोकैरियोट्स। सही है, प्रोकैरियोट्स में जीन की अभिव्यक्ति किस तरह से होती है, मैं अभी यूकैरियोट्स के ऊपर चर्चा किया था बहुत सारे। सही है, अगर देखा जाए तो मौलिक रूप से मैं ये कह दूं कि जिस प्रकार मतलब प्रोकैरियोट्स में जीन की अभिव्यक्ति होती है, सेम मतलब जिस प्रकार यूकैरियोट्स में जीन की अभिव्यक्ति होती है सेम उसी तरह प्रोकैरियोट्स में भी जीन की अभिव्यक्ति होती है। और इस तरह से देखा जाए, मैं अभी छोटी सी बात करता हूँ कि मान लीजिए जैसे कि ये डीएनए होता है, एक सर्कुलर डीएनए बनाया, सर्कुलर डीएनए में 2 स्ट्रैंड, जब भी डीएनए रहेगा तो डबल स्ट्रैंडेड हेलिकल स्ट्रक्चर में रहेगा। सही है, मान लीजिए जो बाहर का रहता है, जो बाहर का डीएनए रहता है उसको हम लोग एक्सोन्स कहते हैं। सही है, वहीं अंदर के डीएनए को हम लोग कहते हैं इंटरोन्स। सही है,
ये दो रूप से मतलब मुख्यतः देखा जाता है। सही है, जब मान लीजिए जो रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस एंजाइम डाला जाता है तो पहले जो है डीएनए को बाहर से काटता है, एक्सोन पोर्शन से काटता है, फिर डीएनए को अंदरूनी भाग से काटता है, एंट्रोन पोर्शन से काटता है। सही है, तो क्या होता है इसमें प्रोटीन बनने के लिए जो है मुख्यतः जो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए एक्सोन में देखा जाए तो नाइट्रोजिनस बेस का से मतलब नाइट्रोजिनस बेस का एक सीक्वेंस रहता है, कोडिंग क्रम रहता है। सही है, और इसी कोडिंग क्रम के कारण जो है जीवों में प्रोटीन बनता है और प्रोटीन संश्लेषण के लिए मतलब एक्सोन का रहना बहुत जरूरी होता है। किसी भी जीव में प्रोटीन संश्लेषण के लिए मैं मुख्यतः बात कर रहा हूँ प्रोकैरियोट्स जीव की। सही है, वहीं एंट्रोन्स देखिएगा डीएनए का जो आंतरिक पोर्शन होता है उस एंट्रोन्स में देखिएगा नॉन कोडिंग क्रम रहता है, नाइट्रोजिनस बेस का नॉन कोडिंग क्रम रहता है। सही है, जो रिस्पॉन्सिबल होता है मतलब प्रोटीन बनाने के लिए। तो कहने का मतलब ये होता है कि एक्सोन और एंट्रोन्स दोनों जब कार्य करता है एक साथ मिलता है तो प्रोटीन के संश्लेषण में मुख्यतः भाग लेता है और शरीर में जो है प्रोटीन बनाता है और प्रोटीन की अभिव्यक्ति करता है। वहीं अगर मैं लास्ट टॉपिक पर अगर बात करूं कि इसके इफेक्ट क्या होते हैं। सही है, डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ जीन होते क्या है तो देखा जाए तो मान लीजिए हमारे शरीर में से बहुत सारे अभी मैंने बताया था कि से केमिकल रासायनिक बनते हैं, बहुत सारे हार्मोन्स बनते हैं जो ग्लैंड से स्रावित होते हैं, ग्रंथियों से विभिन्न प्रकार के विटामिन्स बनते हैं। सही है, इन सारी क्रियाओं को बनाने के लिए इन सारी क्रियाओं को प्रेरित भी किया जा सकता है। सही है, जीन अभिव्यक्ति के द्वारा से क्रियाओं को प्रेरित भी किया जा सकता है या मान लीजिए उसको अवरुद्ध भी किया जा सकता है, रोका भी जा सकता है, क्योंकि सारी क्रियाओं जो है जीन पर आधारित होती है। वहीं अगर मैं बात करूं से किसी भी जीव में यह महत्वपूर्ण गुण जिससे वह विभिन्न चयापचयी क्रियाओं को संचालन करता है या मान लीजिए कोशिकाओं के कार्य पर असर डालता है। सही, मान लीजिए से जीन अभिव्यक्ति के कारण मैंने ये कहा कि अगर मान लीजिए शरीर में कोई क्रिया हो रही है तो उस क्रिया को सही एक्टिवेट भी करता, सही हो सकता है उस क्रिया को दबा भी देता। सही, तो उस रूप से जीन किस तरह से हमारे साथ व्यवहार कर रहा है उन व्यवहारों को देखते हुए जीन की हावा होती है, जीन की अभिव्यक्ति होती है। और जीन में जो न्यूक्लियोटाइड मैंने बोला कि एक देखा जाए तो मुख्यतः जो है मतलब 1,000 न्यूक्लियोटाइड जो है उसके अंदर बंद रहते हैं एक जीन में। सही है, तो ये जीन जो है मुख्यतः जो जीन अपना अभिव्यक्ति करता है, जो अपना जीन से स्वभाव दिखाता है वह व्यक्ति के अनुसार दिखाता है। जो माता पिता से संतानों में जो लक्षण आते हैं सही उनमें कुछ लक्षण आते हैं, कुछ लक्षण नहीं आते हैं। सही, कुछ हेरिडिटी कैरेक्टर में चले जाते हैं, कुछ वेरिएशन में चले जाते हैं। सही, और जीनों के अभिव्यक्ति को मुख्यतः वो दिखाते हैं। तो मैं ये बताया कि छोटी सी बात थोड़ा सा मैं फिर से रिविजन कर दूँ, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, मतलब क्या होती है जैसे माता पिता गोरे हैं। सही है, तो संतान जो हो रहा है वो गोरा हो रहा है। सही है, तो इस गोरे होने के लिए कौन सा जीन जिम्मेवार है। सही है, इसके लिए कोई ना कोई जीन जिम्मेवार है। सही है, जिसकी वजह से उस व्यक्ति का सही शरीर जो है गोरा हो रहा है। सही है, तो कहीं ना कहीं जीन ऐसा है जो सूचनाओं को लेकर चल रहा है। मान लीजिए मैंने अभी बताया था कि आँख का हमारा कलर इस तरह से है, आँख का रंग हमारा इस तरह से, तो इस आँख के रंग के लिए कोई ना कोई जीन जिम्मेवार है जिसकी वजह से हमारा आँख इस तरह से है। बाल हमारा भूरा हो गया, सही, तो बाल भूरा है तो इसके लिए भी कोई ना कोई जीन रिस्पॉन्सिबल है जो अपने रेगुलेशन के द्वारा से अपने एक्सप्रेशन को इस तरह से हाव व्यक्त करता है, अपने एक्सप्रेशन को वो दिखाता है। सही है, तो इस प्रकार जो है मतलब ऐसे बहुत सारे इन्फॉर्मेशन भरे हुए हैं डीएनए में। डीएनए के अंदर जीन रहता है, सही, कटिंग किया जाए तो डीएनए के अंदर बहुत सारे ऐसे मैंने पहले पीछे भी बताया था आपको कि डीएनए जो है वो आनुवांशिक सूचनाओं से निहित एक टेप समझा जाता है। सही है, जिसमें जीवों के बनने के लिए सारे इन्फॉर्मेशन स्टोर रहते हैं। सही है, और वो इन्फॉर्मेशन को मतलब स्टोर करके सही है फिर जब जीवों की संतति जब संतान की उत्पत्ति होती है तो उनमें जो है जीनों को से फिर से ट्रांसमिट कर दिया जाता है, ट्रांसमिट करके से फिर से जीन की अभिव्यक्ति को एक्सप्रेस किया जाता है, दिखाया जाता है कि इन जीनों का रेगुलेशन किस तरह से किया जाता है। तो इन मुद्दों पर मैं देखूं तो प्रोकैरियोटिक का भी सेम जीन का एक्सप्रेशन होता है और रेगुलेशन भी सेम होता है। वहीं यूकैरियोटिक जीव में मैं बात करूं तो यूकैरियोटिक भी जीव में जो है रेगुलेशन और जीन का एक्सप्रेशन जो है सेम भाव से होता है। जीन एक बहुत बड़ा फैक्टर है। सर्वप्रथम जीन फैक्टर के लिए मेंडल साहब ने ही मैं आपको बताया हूं, सही है, जीन एक फैक्टर है, सही है, कारक है, जीन को हम लोग कारक कहते हैं। सही है, मेंडल साहब ने ही इन्होंने नहीं दिया और इन्होंने ही बताया, सही है, कि जीन के कारण ही जो है दुनिया मतलब जो जीव जो है वो निर्धारित हो रही, क्योंकि जीन जो है वह सूचनाओं को लेकर चलता है और सूचनाओं की अभिव्यक्ति करके सही है जीवों का निर्धारण करता है। और जो चयापचयी क्रियाएं जो शरीर में होती रहती है उन सारे क्रियाओं को कंट्रोलिंग करता है, उन सारे क्रियाओं को नियंत्रित करता है। और यह सबसे बड़ा फैक्टर है जीन। मैंने भी ये बोला था कि ये जीन सही है, इस जीन को डीएनए को अगर मान लीजिए यहाँ से काट दें तो ये एक जीन बन जाता है,
इसको देखा जाए तो एक दूसरा जीन बन जाता है, इसको देखा जाए तो एक तीसरा जीन बन जाता है। और हर एक जीन अपने अपने गुण का एक्सप्रेशन करता है, सही है, रेगुलेशन करता है, जिससे जो है जीव अपने मतलब इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग से अपने शरीरों का निर्धारण करता है, शरीरों का जो गठन होता है, जो संरचना होता है उसको बताता है। और इस प्रकार जो है मतलब जीन देखा जाए तो प्रोकैरियोट्स जीव में और यूकैरियोट्स जीव में अपने गुणों का निर्धारण करता है और मुख्यतः इस चयापचयी क्रियाओं को फिर से आगे बढ़ाता है। तो मित्रों मैंने अभी समझाया आपको दिखाया, सही है, बताया कि जीन जो है प्रोकैरियोट्स जीवों या यूकैरियोट्स जीवों से उनमें जो है जीन की अभिव्यक्ति कैसी होती है, जीन कैसे अपने नियमनों के द्वारा से आगे बढ़ता है। मुख्यतः मैंने इसको बहुत डिटेल से समझाया, से मैंने उदाहरण भी दिया, कई तरह से उदाहरण देकर समझाया। मुझे लगता है कि अगर किसी प्रकार की दिक्कत हो, अगर कुछ ट्रबल हो, सही है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, सही है, मैं कोशिश करूंगा आपके प्रश्न का जवाब दूं, सही है, फिर से मैं आऊँगा। वैसे फिर मैं अभी आपको मतलब HG पर भी मैं वीडियो बनाकर दिखाऊंगा, मानव जीनोम परियोजना क्या होती है, सही है, सरकार इस पर किस रत में कार्यरत है, मैं उसके ऊपर भी अगले वीडियो में मिलूंगा और बात करूंगा। वैसे आप मेरे चैनल पर अगर नए हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, सही है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे मोटिवेट भी करते रहें, सही है, ताकि आने वाले दिन में मैं फिर से नए नए वीडियो बनाता रहूँ, सही है। अगर आपको अच्छा लगे तो कृपया इस वीडियो को शेयर भी करें, सही है, और लाइक और अच्छा लगे तो लाइक भी करें, लाइक करना भी ना भूलें, सही है, और दोस्तों को शेयर करना भी ना भूलें, सही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, वेलकम, थैंक यू सो मच।